हाय, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। हाउ आर यू? आपका संडे अच्छा बीता होगा, ऐसी अपेक्षा करता हूँ मैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अ, पहले तो क्या क्या कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, क्या उनके बेसिक्स हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ओपन लूप और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम्स क्या होते हैं और एक दूसरे से कैसे डिफ़र करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देख ली हैं। इस लेक्चर में हमने बोला था कि हम मैथमेटिकल मॉडलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टम्स के मैथमेटिकल मॉडलिंग की ज़रूरत क्या है। पहली चीज़ तो वो क्या है, व्हाट, कब करते हैं, ज़रूरत क्यों है, और मिल मिला के होना क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और क्या क्या तरीके हैं इनके मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के, क्या क्या तरीके हैं। तो देखें, आपकी वर्ल्ड में कोई भी प्रोसेस हो, इस दुनिया में फिज़िकल वर्ल्ड में कोई भी प्रोसेस हो रही है, तो ज़रूरी है कि हम उसे स्टडी करने के लिए किताब पे ला सकें, कॉपी में ला सकें। ऐसा करने के लिए हमें सटीक मैथमेटिकल मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है। यानी किसी प्रोसेस को स्टडी करने में, उसको समझने में, उसकी कमियां समझने में, उसकी कमियों को दूर करने में, उस प्रोसेस के एडवांसमेंट में, इन सभी जगह पे हमें जब भी ये सब करना पड़ेगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये समझ में आया। इसी तरीके से हम जब सारे सिस्टम्स का कर सकते हैं तो कंट्रोल सिस्टम्स में भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम्स में जो एक रामबाड़ चीज़ आई वो उसे बोलते हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म्स। लैपलास ट्रांसफॉर्म्स की खूबी ये है कि वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशंस को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि जो चीज़ें हम टाइम डोमेन में अगर हम किसी प्रोसेस को स्टडी करेंगे, लैपलास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद वो फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में वही एनालिसिस करना इज़ मच ईजियर देन सेम एनालिसिस इन द टाइम डोमेन। ठीक है, तो आज का क्रक्स ये है कि क्या क्या किस तरीके से हम लोग करते हैं, और कुछ एक दो एग्जांपल्स देखने की भी कोशिश करेंगे कि किसी ब्लॉक डायग्राम है तो हमें किसी प्रोसेस का पहले तो ब्लॉक डायग्राम कैसे बनाया जाए और उस ब्लॉक डायग्राम को मैथमेटिकल मॉडल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो बेसिकली दो तरीके के हैं। एक तो हमारा है ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, ट्रांसफर फंक्शन मॉडलिंग। दूसरा है स्टेट मॉडल। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल और स्टेट मॉडल दो तरीके के मॉडल्स होते हैं। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल क्या है? इस फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट का जो लैपलेस ट्रांसफॉर्म होता है, यानी फाइनल आउटपुट और इनपुट दोनों का लैपलेस ट्रांसफॉर्म लेकर के अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाता है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन की खूबी ये है कि ये इजी टू डिराइव होता है और फाइनल स्टेडी स्टेट कंडीशंस के बेसिस पे होता है। अगर एक बार ये हमें फंक्शन मिल गया तो हम सिस्टम की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं, सिस्टम के बिहेवियर को चेक कर सकते हैं, और सिस्टम में अगर हमें कोई कैस्केड करना हो, कोई और डिवाइस अटैच करनी हो, तो फाइनल हमारे पास क्या जो आउटपुट निकल करके आएगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी करने के लिए इस मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है स्टेट मॉडल। स्टेट मॉडल क्या होता है कि कोई सिस्टम किन किन स्टेट्स से गुजर रहा है, उन स्टेट्स की स्टडी के बेसिस पर हम लोग उस सिस्टम का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अब शीट पे आते हैं वापस। तो क्या है मैथमेटिकल मॉडलिंग, जैसे कि मैंने बता दिया है। क्यों करते हैं ये भी मुझे लगता है कि क्लियर आपको हो गया होगा। स्टडी करने के लिए स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट्स। ट्रांजिएंट्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या होते हैं। ट्रांजिएंट्स वो होते हैं कि किसी सिस्टम में अगर कोई इनपुट सडनली डाला जाए तो वो सिस्टम अब्रप्टली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज नहीं होता है, बल्कि उस सिस्टम में हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं और वो हार्मोनिक्स सिस्टम में हमारे आउटपुट को डिस्टर्ब करते हैं।
उनके डिस्टरबेंस को कम करने के लिए ट्रांजिएंट्स का डाई आउट होना ज़रूरी है। तो ट्रांजिएंट्स का डाई आउट होने के लिए ज़रूरी के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सिस्टम को पढ़ें। सिस्टम को पढ़ेंगे कैसे? मैथमेटिकल मॉडलिंग कर करके। ठीक है, कैसे करेंगे तो मैंने बता दिया है यहाँ पे कि दो तरीके के सिस्टम्स हमारे पास होते हैं। एक तो हमारे पास हो गया ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। दूसरा है स्टेट मॉडल। ठीक है, ये जो होता है ये होता है LTI सिस्टम्स के बारे में, लीनियर टाइम इनवेरिएंट। अगर कोई सिस्टम टाइम के साथ साथ अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक बदलता रहता है तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं टाइम वेरिएंट सिस्टम। और जो सिस्टम ऐसा नहीं करता है, टाइम के साथ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं करता है, अपने स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी के पॉइंट्स को चेंज नहीं करता है, अपने ट्रांजिएंट्स के बिहेवियर को चेंज नहीं करता है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। इसका भी एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि किसी सिस्टम को कैसे पता लगाएं कि वो टाइम वेरिएंट है या टाइम वेरिएंट नहीं है। ठीक है, यहाँ आगे पढ़ेंगे। दूसरा है लीनियर। तो लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन मुझे याद नहीं आ रही है, एक कंडीशन और होती है इसके साथ ही साथ। तो लीनियर टाइम इनवेरिएंट ये इन सिस्टम्स पे लागू होगा ट्रांसफर फंक्शन मॉडल। ठीक है, दूसरा है स्टेट मॉडल। स्टेट मॉडल की ये है कि आप कोई भी सिस्टम हो, टाइम वेरिएंट हो या टाइम इनवेरिएंट हो, आप किसी भी सिस्टम में इसको करके पढ़ सकते हैं, एनी सिस्टम। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। ठीक है, तो ये दो तरीके के सिस्टम हो गए अपने पास। ट्रांसफर फंक्शन मॉडल हो गया और एक स्टेट मॉडल हो गया। दो तरीके के मॉडल हो गए। आप ट्रांसफर फंक्शन मॉडल पढ़ते हैं एक बार ज़रा। तो ट्रांसफर फंक्शन मॉडल यही कहता है कि पहले ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक सिस्टम है, तो कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन अगर मैं बना पाऊँ, कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिससे इस सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया जा सके, इसके स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के पॉइंट्स को डिफाइन किया जा सके। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, हालांकि ये बुक इस डेफिनेशन नहीं है, बुक की डेफिनेशन नहीं है। बुक की डेफिनेशन ये कहती है कि लैपलेस ने जो निकाला वो है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म, द रेशियो ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम टू द इन लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट ऑफ द सिस्टम, इन दोनों को मिला के बनता है, इन दोनों के रेशियो से बनता है ट्रांसफर फंक्शन। प्रोवाइडेड के सिस्टम में पहले से कोई आउटपुट मौजूद ना हो, यानी कि जिस समय आपने इनपुट नहीं दिया है उस समय सिस्टम में कोई आउटपुट नहीं होना चाहिए। इसे बोलते हैं ज़ीरो इनिशियल कंडीशंस, यानी इनिशियल कंडीशन में ये ज़ीरो आउटपुट ही देना चाहिए। क्योंकि अगर सिस्टम में कोई ना कोई पहले से कुछ वैल्यू होगी तो उस वैल्यू के कारण भी एक आउटपुट जनरेट होकर के आएगा, वो हमारे ट्रांसफर फंक्शन को ख़राब कर देगा, उससे आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम में हमने इनपुट दिया है और आउटपुट दिया है। ठीक है, टाइम डोमेन में दिया है। क्या है ये इनपुट? इट्स अ टाइप ऑफ सिग्नल। ठीक है, ये भी क्या है? सिग्नल। पढ़ते समय हम इसको सिग्नल बोलते हैं, लेकिन असल में
ये कोई ना कोई एक फिजिकल प्रोसेस होगी जिसका डाटा हमने कलेक्ट किया होगा, ठीक है, जिसको हमने सम हाउ इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया होगा, ठीक है। दीज आर टू थिंग्स। अब क्या है ट्रांसफर फंक्शन, क्या बोलता है कि ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू Laplace transform of output to the Laplace transform of input at zero initial conditions, ये होना चाहिए अपन को, ठीक है। तो असल में सिस्टम का जो टोटल रिस्पांस होता है, सिस्टम का जो टोटल, जिसको कंप्लीट रिस्पांस बोलते हैं, कंप्लीट रिस्पांस में दो तरीके के रिस्पांस होते हैं। एक तो वो रिस्पॉन्सेज होंगे ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस, ड्यू टू इनिशियल कंडीशंस यानी t इज इक्वल्स टू 0 पे जो कंडीशंस सिस्टम में मेंटेन रहेंगी उसके कारण भी एक रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। इसके कारण एक रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स 1 मान लेते हैं इसको। और नीचे दिख नहीं रहा क्या, यस ओके। साथ ही साथ इसके साथ जो आपने इनपुट लगाया बाद में, जो इनपुट लगाया बाद में, कुछ रिस्पॉन्स तो उसके कारण भी होगा। तो रिस्पॉन्स 2 जो होगा वो होगा रिस्पॉन्स ड्यू टू इनपुट, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए केवल हम इसको कंसिडर करते हैं, रिस्पॉन्स ड्यू टू इनपुट, ठीक है। इस इनपुट के कारण आपका क्या आउटपुट आया, जब आप इन दोनों को रेशियो को ले लेते हैं तो अपन को मिल जाता है ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन अगर ये कंडीशन रह गई, अगर ये ज़ीरो नहीं हुई ये वैल्यू अगर ज़ीरो नहीं हुई तो आप रेशियो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। कुछ इसके कारण रिस्पॉन्स निकल के आएगा, तो ट्रांसफर फंक्शन को आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे। वो जो आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल के आएगा वो गलत रहेगा, सिस्टम की कंप्लीट वैल्यूज़ को नहीं देगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि आप जो वैल्यूज़ डाल रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिले किसी सिस्टम में। अगर कोई केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, कोई भी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो आउटपुट आप बिल्कुल सधा हुआ चाहेंगे कि मैंने इतना इनपुट दिया था, इसके करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट है, ये आप चाहते हैं। लेकिन इन्वायरमेंट के कारण या ड्यू टू एनी सर्टन कंडीशंस, कुछ भी कंडीशंस के कारण अगर सिस्टम में पहले से कोई रिस्पॉन्स मौजूद रहता है तो आपकी एनालिसिस ख़राब हो जाएगी, इट विल नॉट गिव द करेक्ट रिजल्ट, ठीक है। इसलिए इस कंडीशन को यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अच्छा, तो अब किस किस कंडीशन से आ सकती है ये, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ज़रा ये भी एक बार देख लेते हैं। ये तो सिस्टम में ये तो हमने पढ़ लिया। तो हाँ, इसको बोलते हैं ऐसा, टोटल रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू, बुक के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे वो मैं लिखा रहा हूँ, टोटल रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स प्लस ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स, ज़ीरो इनपुट रिस्पॉन्स प्लस इसके साथ साथ ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स। इस वैल्यू को मैंने बता दिया ज़ीरो होती है, ठीक है। अब ये जो ज़ीरो स्टेट रिस्पॉन्स है ना, इसके भी दो पार्ट होते हैं। जब किसी सिस्टम को किसी टेस्ट सिग्नल के द्वारा पास किया जाता है तो उसमें दो तरीके के रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं। एक तो वो रिस्पॉन्स जो कि वो सिस्टम t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे अचीव करेगा,
जब वो इनफाइनाइट टाइम तक स्टेडी स्टेट कंडीशन में आ जाएगा, उस कंडीशन में जो रिस्पॉन्स आएगा उस सिस्टम का, एक तो वो, दूसरा रिस्पॉन्स वो होता है जब सिस्टम को अब्रप्टली किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डाला जाता है, यानी जब वो सिस्टम को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके के रिस्पॉन्स हमारे पास हो गए। क्या हो गया, एक हो गया हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ठीक, और दूसरा है स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ठीक, दो तरीके के रिस्पॉन्स हो गए। तो ये वाला जो होता है इसको दूसरे वर्ड्स में डायनेमिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज डायनेमिक रिस्पॉन्स। इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले को स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स या स्टैटिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये रिस्पॉन्स किस किस कंडीशंस में आता है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इस रिस्पॉन्स के आने के। तो दो तीन रीजंस हैं। एक रीज़न तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या है एक रीज़न, सिस्टम की स्टेट को अब्रप्टली चेंज करना, अब्रप्ट चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर विल गिव राइज टू ट्रांजिएंट्स, विल गिव राइज टू ट्रांजिएंट्स। ठीक है, तो एक अपन को ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, तो पहला तो सडन एप्लीकेशन ऑफ, सडन एप्लीकेशन ऑफ इनपुट। एक तो जब इनपुट लगेगा, ठीक, एक रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये हो गया कि पहले से अगर सिस्टम में कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद है, वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि एनर्जी स्टोर करने में कैपेबल है। जब एनर्जी स्टोर करने में कैपेबल है तो इट ऑल्सो पॉसिबल दैट द एनर्जी विल ऑसिलेट बिटवीन वेरियस एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट्स। जब ऐसा होगा तो उसके कारण भी ट्रांजिएंट्स जनरेट होंगे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए दूसरी कंडीशंस, एनर्जी स्टोरिंग, एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम, एक तो ये कंडीशन है। थर्ड क्या है, तीसरा झटका देना, या तो आप सडन लोड अप्लाई कर दीजिए या फिर सडनली लोड हटा दीजिए। ठीक है, तो उस कंडीशंस में भी तो सडन रिमूवल ऑफ लोड। ठीक, ये तीन तरीके के अपने पास हो गया कि ट्रांजिएंट्स बनते क्यों हैं सिस्टम में, किसी सिस्टम में ट्रांजिएंट्स बनते क्यों हैं। यस, आई थिंक इट्स ओके। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब समझ लेते हैं अपन के पास कि क्या क्या टेस्ट सिग्नल्स होते हैं। मतलब कि किसी सिस्टम के एनालिसिस की रिस्पांस को एनालाइज करने के लिए, किसी सिस्टम के रिस्पांस को एनालाइज करने के लिए अपन ने क्या है, पहले से कुछ टेस्ट सिस्टम्स या कुछ टेस्ट सिग्नल्स डिफाइन करके रखे हुए हैं। जब भी किसी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना होता है तो हम उन्हीं उन्हीं इनपुट्स को सिस्टम में डालते हैं और देखते हैं कि सिस्टम का रिस्पांस कैसा है। ठीक है, और वो जो सिग्नल्स है काफ़ी सिंपल सिग्नल्स हैं। अगर हम उन इनपुट्स पे सिग्नल के सिस्टम के बिहेवियर को जान पाए तो हम हर एक इनपुट पर सिस्टम के बिहेवियर को जान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिग्नल्स को बोलते हैं टेस्ट सिग्नल्स। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। तो क्या क्या है हमारे पास टेस्ट सिग्नल्स, जरा वो एक बार देख लेते हैं क्या क्या होते हैं टेस्ट सिग्नल्स। तो del of t shall be equal to 0 for all t's which are non-zero। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन क्या है इसकी,
इंटीग्रल ऑफ del t with respect to time around zero, क्या ये पेन भी नहीं चल रही है, shall be equal to 1। ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट ऐसे करते हैं, ये अपन पास ये हो गई टाइम, ठीक है, और ये अपना फंक्शन हो गया, तो del t यहाँ कहीं आएगा, दिस इज द डेल्टा t ऑफ यूनिट इम्पल्स, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी यहाँ प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये अपन को पहले याद कर लेते हैं, पहले ये क्या है, पहले ये याद कर लेते हैं, ये इसकी डेफिनेशन है। अब ये काम क्या करता है, जो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, कि पहले तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, जरा ये भी एक बार देख लेते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो और किसी भी सिस्टम का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते कैसे हैं, यानी कि फ्रिक्वेंसी डोमेन में किसी सिस्टम को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, ज़रा वो भी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ टी, ठीक है, शैल बी इक्वल टू माइनस, दो तरीके के ले सकते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्म भी होता है और बाईलेटरल ट्रांसफॉर्म भी होता है। तो अपन को पहले बाईलेटरल देखते हैं। बाईलेटरल, इंटीग्रेट दैट सिग्नल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इनटू ई रेज टू पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। जिन लोगों को थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स की नॉलेज होगी वो समझ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज आइलर्स इक्वेशंस। आइलर्स की ही इक्वेशन को बाद में लैप्लास ने डेवलप करके फ्रिक्वेंसी डोमेन बनाया, टाइम डोमेन से फ्रिक्वेंसी डोमेन बताया। जब उन्होंने स्टडी किया इन सिग्नल्स को, इस मेथड को, तो उनको ये पता चला कि किसी टाइम डोमेन सिग्नल को कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रिक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, ये उनको पता चला। स्क्रीन नहीं विजिबल थी, मैं एक बार स्क्रीन लेता हूँ। ठीक है, तो दिस इज द, ठीक है, ये तो समझ में आया। अब इम्पल्स की खूबी ये है, इम्पल्स सिग्नल की खूबी ये है कि जब हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, दैट कांस्टेंट इज 1। ठीक है, जब हम इसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे डेल टी को, यानी इन दोनों में जब रिलेशंस निकालेंगे, जब इन दोनों में हम रिलेशंस निकालेंगे यहाँ पे कि क्या रिलेशन है, मान लेते हैं कि ये जो एफ टी है ये डेल टी है। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो निकल के आएगा वो मैं बता रहा हूँ, इसको बाकी आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। तो इससे क्या क्या मिला हमें, क्या मिल गया इससे? सॉरी थोड़ा सा इशू हो रहा है। इतना सब कुछ किया, क्या मिला, क्या मिला, ये है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू एस प्लेन में होती है, ये वैल्यू एस प्लेन में होती है, और ये क्या है, ये वैल्यू टाइम डोमेन में होती है, टाइम प्लेन बोल सकते हैं या टाइम डोमेन बोल सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि मुझे फ्रिक्वेंसी डोमेन में एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, यानी कि इम्पल्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है
इम्पल्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, यानी अगर ये फंक्शन यहाँ पे मैं ऐसा ड्रॉ करूँ, जिस डेल टी यूनिट इम्पल्स 1 फ्रॉम ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है। जो ये टाइम डोमेन में है, जब मैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ तो मुझे ये कुछ इस प्रकार से मिलता है, कुछ ये इस प्रकार से मिलता है, विच इज़ ऑफ वैल्यू 1। इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। और ये क्या है, एक्सटेंड हो रहा है कैसे, एस प्लेन है ये। तो यहाँ पे जो ये टाइम था, वहाँ पे यहाँ पे एस बन जाता है, एस प्लेन सिग्मा प्लस जे ओमेगा, सिग्मा जे ओमेगा। तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या मिल रहा है मुझे, फ्रिक्वेंसी डोमेन में मिल रहा है एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक के सारे फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा यह हुआ कि जब हम सिस्टम को इस इनपुट में सब्जेक्ट करते हैं, ये इनपुट डाला जाएगा, इम्पल्स डाला जाएगा, तो उसे कहते नहीं छठी का दूध याद आ जाएगा। छठी का दूध ऐसे याद आएगा क्योंकि इस पार से लेके उस पार जितनी फ्रिक्वेंसीज पॉसिबल हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वो सिस्टम उन सारी फ्रिक्वेंसीज पे चेक हो चुका होगा। यानी अगर इम्पल्स फंक्शन पे, इम्पल्स क्या होता है, किसी को इम्पल्स देना क्या होता है, एक थप्पड़ लगा दिया किसी को, हो गया इम्पल्स, यही है ना। थप्पड़ लगाने से क्या होता है, दिमाग झन्ना आ जाता है पूरा, इधर से उधर पूरा सिक्स्थ मिल्क आ जाता है, सिक्स मिल्क लोगों को। तो दिस इज द थिंग कि यूनिट वैल्यू का सारी फ्रिक्वेंसीज पे सिस्टम टेस्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा तरह का इनपुट क्या है, तो जो आपको नोट करना है, नोट करने वाली चीज़ वो ये है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब जरा एक बार देख लेते हैं, अब थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। मान लेता हूँ मेरा ये सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम 6, और इसमें मैंने इनपुट दिया डेल टी का, ठीक है। आउटपुट में मुझे मान लेता हूँ कुछ एफ टी कुछ मिला, ठीक है। तो इस सिस्टम का, और मान लेता हूँ इस सिस्टम में पहले से कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, पहले से कोई ज़ीरो इनिशियल कंडीशन पे था, ज़ीरो इनिशियल कंडीशंस पे था, इनिशियल कंडीशंस पे ये पहले से था, ठीक है। ओके, तो क्या होगा मेरा ट्रांसफर फंक्शन, माई ट्रांसफर फंक्शन विल बी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, दिस आउटपुट, अपॉन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेल टी। इतना समझ में आया। लेकिन ये वैल्यू क्या है, ये तो 1 हो गई नीचे वाली, यानी केवल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अगर मैं केवल ले लूँ तो दिस दैट विल बिकम द ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि ये वैल्यू तो 1 है नीचे, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया ना, डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया। तो अगर किसी सिस्टम को इम्पल्स इनपुट दिया गया है तो आउटपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने मात्र से सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाला सकता है। ओके, इसका क्या काम है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ये क्या है, शरीर की आत्मा है। अगर किसी को जानना है तो उसकी आत्मा को जानो, ठीक है। आत्मा सब कुछ क्या करेगी, आत्मा सब कुछ सच सच बता देगी कि वो इंसान कैसा है, ठीक है। सिमिलरली किसी सिस्टम को जानना है तो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए उसके ट्रांसफर फंक्शन को जानो। ट्रांसफर फंक्शन को अगर एक बार हमने निकाल लिया तो वी शैल बी एबल टू कैलकुलेट कि उसके स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी के क्या पॉइंट्स हैं, कब वो स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा, ये तो जानते ही हैं।
और साथ में उसके ट्रांजिएंट एनालिसिस और सारी चीज़ें हैं वो सब भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आई होप माई फ्रेंड्स दिस मच इज क्लियर टू यू, क्रिस्टल क्लियर 100%. If there is any doubt you can post in the comments. I shall be more than happy to reply them. Okay, so अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक ये तो हमने अभी एक ही सिग्नल पढ़ा है ना, अभी तो कई तरह के सिग्नल्स होते हैं, टेस्ट सिग्नल्स होते हैं। तो दूसरा जो होता है वो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि मुझे अभी एक लेक्चर में और जाना है। तो दूसरा जो है वो ये है कि इसे बोलते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल, ठीक है। यूनिट स्टेप सिग्नल क्या होता है, वो ऐसा होता है कि t इज इक्वल्स टू, जब तक मान लेते हैं t इज इक्वल्स टू 0 है और इधर t यहाँ ये टाइम चलता जा रहा है और ये मेरा फंक्शन है वो ft। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन ये होती है कि t लेस देन 0 पे तो वो सिग्नल 0 रहा होगा, यहाँ पे वैल्यू उसकी 0 रही होगी। ठीक है, और t इज इक्वल्स टू 0 के बाद उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। यानी क्या है, यानी कि जिस टाइम पे सिस्टम को ऑब्जर्व किया गया उस टाइम से पहले उसमें कोई वैल्यू नहीं थी, उस सिग्नल में कोई वैल्यू नहीं थी, वो वैल्यू 0 थी। लेकिन जब उस सिस्टम को ऑब्जर्व करना चालू किया गया है, t इज इक्वल्स टू 0 क्या बोलते हैं, दिस इज द ऑब्जर्वेशन वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू जहाँ से ऑब्जर्वेशन चालू हुई। ठीक है, जब से उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है तब से उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसका हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब एक तरीके से ये कॉजैलिटी और नॉन कॉजैलिटी के उसमें आता है, ऑब्जर्वेशन और नॉन ऑब्जर्वेशन के उसमें आता है। हर सिग्नल के आगे स्टार्ट में यूटी लगा देते हैं, कोई भी एफ होगा तो एफ के साथ एक यूटी लगा देंगे। यूटी मतलब उसका मतलब क्या है, इसको यूटी बोलते हैं, इसको यूटी बोलते हैं, नहीं तो आप लोग बोलोगे यूटी क्या होता है। स्टेप सिग्नल को ही यूटी बोलते हैं। सिग्नल का यूटी लगा मतलब जैसे यूटी लगाएंगे ये अंडरस्टूड है कि t इज इक्वल्स टू 0 से पहले वो भी जो भी सिग्नल होगा एक्स वाई जेड उसकी वैल्यू 0 रही होगी और t इज इक्वल्स टू 0 के बाद उस सिग्नल की वैल्यू रही होगी। तो अब क्या होता क्या है, अब मान लीजिए मेरे पास कोई, अब मैंने एफ पहले से यूज़ कर लिया, से मैं एफ यूज़ नहीं करूँगा, कुछ दूसरा एक मान लेता हूँ वाई सिग्नल है मेरे पास। वाई सिग्नल को अगर मैं यू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा। ठीक है, मान लेता हूँ मेरा वाई सिग्नल कुछ ऐसा ऐसा रहा होगा, ऐसा ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है, इसका मैंने गुणा कर दिया यूटी से, इसका गुणा कर दिया यूटी से, तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल्स टू 0, ये है टाइम डोमेन और ये मेरा यूटी है और ये मेरा वाई है, ये टाइम इज इक्वल्स टू 0 है, ये टी है। ठीक है, हुआ क्या असल में, हुआ ये कि गायब हो जाएगा t इज इक्वल्स टू उसके वाई, पहले जो भी वैल्यू रही होगी वाई टी की वो वैल्यू गायब हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो भाई इसको कैंसिल कर देगा ना, आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तो जब भी उस सिग्नल की वैल्यू ली जाएगी उस सिग्नल की वैल्यू t इज इक्वल्स टू 0 से ग्रेटर देन टाइम पे ली जाएगी, तो वो बचेगा उस पर। ठीक है, तो वाई टी इंटू यू टी, और इसे यही क्या है, t इज इक्वल्स टू 0, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन टाइम, कि जब से हमने उसको ऑब्जर्व करना चालू किया, t इज इक्वल्स टू 0 पे ऑब्जर्व करना चालू किया उसको। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, पहले आप याद कर लीजिए, समझाते थोड़ा सा बाद में, इसका डेरिवेशन बाद में कर देंगे। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी शैल बी इक्वल्स टू 1/s, शैल बी इक्वल्स टू 1/s। ये हो गई सब बातों की एक बात। ठीक है, अब चलते हैं एक अगला सिग्नल पढ़ लेते हैं इसे जल्दी जल्दी। अगला सिग्नल क्या है, अगला सिग्नल है जिसे बोलते हैं यूनिट स्टेप हो गया रैंप सिग्नल, यूनिट रैंप सिग्नल। यूनिट रैंप सिग्नल कैसा होता है,
ये भी एक तरीके का टेस्ट सिग्नल है, टेस्ट सिग्नल है, लेकिन इसकी वैल्यू ऐसे डिफाइन होती है कि t इज इक्वल्स टू जीरो पे तो ज़ीरो था, लेकिन t इज इक्वल्स टू ज़ीरो से पहले तो ज़ीरो था, लेकिन t इज इक्वल्स टू ज़ीरो के बाद, अरे परेशान हो गया उससे यार, पता नहीं क्या है चल नहीं रहा। t इज इक्वल्स टू ज़ीरो के बाद, ठीक है, ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसको डिफाइन करते हैं, रैम सिग्नल है तो आर टी इज इक्वल्स टू टी टाइम्स यू टी, ऐसे भी लिखा जाता है इसको, टी टाइम्स यू टी, इस तरीके से लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो अगर टाइम की वैल्यू 1 होगी यहाँ पे, तो इस फंक्शन आर टी की वैल्यू भी 1 होगी उस समय पे, ठीक है। इनटू यू टी लगा दिया मतलब क्या है, इनटू यू टी लगा दिया मतलब वही है कि t इज इक्वल्स टू ज़ीरो से पहले उसकी वैल्यू ज़ीरो है, जो कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ ज़ीरो है, और t इज इक्वल्स टू ज़ीरो के बाद जो वैल्यू है वो है t इंटू वन, वो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, u t की वैल्यू 1 हो जाती है, तो t इंटू वन दैट इज t, ठीक है। ये समझ में आया? अच्छा मेरा डायग्राम मिट गया, कोई बात नहीं, फिर से बना देते हैं एक बार फटाफट। ये हो गया, तो ये मेरे पास ये डायग्राम है, which is this one is called RT, this is T, this signal is RT, call as T times UT, and what is the Laplace transform of this signal? It is called as Laplace transform of this signal। इसका अगर हम लोग लेंगे Laplace transform इस टेस्ट सिग्नल का, तो क्या आ जाएगा, 1/s², ठीक है, 1/s², ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, दिस मच इज क्लियर टू यू। कहाँ जा रहा है भाई, करो, ठीक है, दिस मच इज क्लियर टू यू। अच्छा अब एक सिग्नल और है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा समय ज़्यादा हो रहा है, तो अभी इसको थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। एक सिग्नल, अगला सिग्नल जो है इसको पैराबोलिक इनपुट बोलते हैं। इसमें जो ये कांस्टेंट इंक्रीज है वो कांस्टेंट इंक्रीज नहीं होती है, बल्कि थोड़ी सी स्क्वायर पैराबोलिक इंक्रीज होती है, उसका होता है 1/s³, ठीक है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में। तो बातों की बात थोड़ा सा मैं अब अगले लेक्चर में इसको मैं अच्छे से क्लियर करता हूँ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड अपना ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद।